डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 16 का जो हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका जो थर्ड पार्ट है और जो लास्ट पार्ट रहेगा वो डिस्कस करते हैं। और पहले के पार्ट में हमने बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखा था। सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने डाइजेशन प्रोसेस को समझा था कि जो बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और पैनक्रियाज और लीवर है वो कैसे डाइजेशन में मदद करते हैं। और इस पार्ट में मेनली हम जो डाइजेशन का रेगुलेशन मतलब उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, क्या क्या उसमें सिग्नल वगैरह भेजे जाते हैं, कैसे जो इंजाइम वगैरह हैं वो सिक्रेट करवाए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। और साथ में एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन मतलब पचे हुए खाने को अवशोषित करने की जो प्रोसेस है वो देखेंगे और कहाँ पे एब्जॉर्प्शन किया जाता है और क्या क्या जो कौन सी लेयर हैं वो काम करती हैं एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद एक जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, फैट की कितनी है। उसके बाद डिसऑर्डर देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सी बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और साथ में जो मेन बीमारियां हैं जो कि न्यूट्रिशन की कमी से होती हैं, क्वाशियोरकर और मारास्मस, वो उनको बीमारियों को भी हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन से। एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, इंटेस्टाइन का मतलब है इंटेस्टाइनल का मतलब है इंटेस्टाइन, तो दोनों आ जाती हैं, लार्ज हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो। तो इनके अंदर जो भी खाना होता है उसको उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम होता है न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल का मतलब है जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कोर्ड है, वो काम करती है और साथ में कुछ हार्मोन भी यहाँ पे अपना रोल है वो प्ले करते हैं। साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जैसे यदि हम किसी खाने को देखते हैं या फिर जो खाने की महक आती है एक, और हमारे जैसे ही माउथ के अंदर खाने को एंटर किया जाता है तो सलाइवा है वो रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो स्टिमुलस हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएंगे और वहीं से जो सलाइवा है सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट करवाया जाएगा। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। और जैसे दिमाग को पता लग जाता है भाई खाने को पेट के अंदर लेके जाया जा रहा है तो जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, इंटेस्टाइनल जूस वगैरह है वो न्यूरल सिग्नल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। जैसे हमने चर्निंग मूवमेंट देखी थी जो कि स्टमक में पाई जाती है, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट है, तो ये जितनी मूवमेंट होती हैं खाने को आगे पहुंचाने की या खाने को डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स करने की, तो वो भी न्यूरल मैकेनिज्म से ही की जाती हैं, ब्रेन ही इसमें रोल प्ले करता है। Hormonal control carried out by local hormone produced by gastric and intestinal mucosa। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और गैस्ट्रिक ऐसा नहीं है केवल इंजाइम ही रिलीज करते हैं, ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करते हैं। और इंजाइम और हार्मोन के एक्शन में ये फर्क होता है, जो हार्मोन है वो अलग अलग टारगेट ऑर्गन में जाके काम करते हैं, जबकि इंजाइम है वो खाने को पचाने में या फिर किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि हार्मोन किसी काम को करवाने के लिए भेजे जाते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। जैसे एक सेल से दूसरी सेल से कोई काम है, कोई काम करवाना है, तो उस केस में हार्मोन वगैरह है वो सिक्रीट किए जाते हैं। और वहाँ पे लोकल हार्मोन, लोकल का मतलब है किसी दूसरी जगह से हार्मोन को नहीं लेके आ जाता, जो स्टमक की जो वाल है, जो इंटेस्टाइन की वाल है, वही इन हार्मोन को रिलीज करती हैं। और ये हार्मोन जब एक्शन करते हैं तो अलग अलग इंजाइम हैं वो सिक्रेट होते हैं। उसके बाद है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। वो देखेंगे कितनी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं क्या होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज हीट इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी निकलती है खाने से तो वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जो हीट एनर्जी ही सारी जितनी भी एनर्जी की अलग अलग फॉर्म होती है उसका अल्टीमेट फॉर्म होता है, उसका एक मेन प्रकार हीट एनर्जी होता है। मेजर टू एज कैलोरी, CAL और जूल। तो हीट है, हीट को हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, कैलोरी या फिर जूल में मापा जाता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसको क्या बोला जाता है, 1 जूल या फिर 1 कैलोरी उसको बोला जाता है। वैसे थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट वो क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो किसी भी हम वाटर को 1 ग्राम वाटर को सप्लाई करते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस चला जाए, उसको स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। साइकोलॉजिस्ट नहीं फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी, KCAL और किलो जूल। तो जो
फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, जो न्यूट्रिशनलिस्ट होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन वगैरह की जानकारी रखते हैं, तो वो ज़्यादातर जो ज़्यादा बड़ी फॉर्म यूज करते हैं, जैसे किलो कैलोरी वगैरह है या फिर किलो जूल वगैरह है। तो 1 किलो कैलोरी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम वाटर का जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट की एनर्जी पड़ेगी, उसको हम 1 किलो कैलोरी बोलते हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। और फूड की फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या देखते हैं? 1 ग्राम ऑफ कोई भी फूड है, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उससे कितनी एनर्जी निकल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी बोला जाता है। कंबस्शन का मतलब दहन, दहन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। और फिजियोलॉजिक वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, तो अलग अलग वैल्यू होती हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू है वो क्या है? KCl, मतलब किलो कैलोरी कितनी है? 4 किलो कैलोरी है। प्रोटीन की भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, और जबकि फैट है, फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती हैं। तो ये अलग अलग वैल्यू हैं, वो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तो सेम ही है, फैट की ज़्यादा एनर्जी है वो देखने को मिलती है। न्यूट्रिनिस्ट ट्रेडिशनल ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज कैलोरी और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे जो कैलोरी है हम देख सकते हैं, जो किलो कैलोरी को जब वो कैलोरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है तो सी को कैपिटलाइज किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो हम कैलोरी एक यूनिट पढ़ी थी उसमें सी छोटा है। तो किलो कैलोरी को केवल कैलोरी के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन उसका सी कैपिटलाइज कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है कई बार एक नंबर में कि कैलोरी में और कैलोरी में फ़र्क क्या है। तो यहाँ से एक फ़र्क ये है कि एक जो बड़े सी वाला, जो कैपिटलाइज्ड सी वाला कैलोरी है, उसके अंदर छोटे सी वाले जो कैलोरी हैं वो 1000 होते हैं। तो 1 किलो कैलोरी को जो कैलोरी बोला जाता है जिसमें जो सी है वो कैपिटलाइज हो जाता है। या फिर जूल है, वो वर्ड यूज किए जाते हैं और वो उसमें कैपिटलाइज्ड वर्ड रख जाते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमेट्री, एक क्लोज्ड मेटेलिक चैम्बर फिल्ड विद O2। तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री ये जो +1 क्लास है उसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स में आता है, जिसके अंदर जो स्पेसिफिक हीट वगैरह होती है, जो चेंज इन हीट, उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर को। तो किसी भी जो हीट कैपेसिटी है या फिर हीट कितनी है, उसके अंदर हीट कितनी लिबरेट हो रही है 1 ग्राम ऑफ फूड से, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में चेक किया जाता है। एंड इट्स ग्रोस कैलोरीफिक और ग्रोस वैल्यू, ग्रोस एनर्जी वैल्यू, और जो भी वहाँ पे वैल्यू आएगी वो उसकी टोटल वैल्यू शो करती है। ग्रोस का मतलब है कुल जो एनर्जी निकलती है कंबस्शन से, वो वहाँ पे शो कर दी जाती है। और जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की, वो कितनी है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। या और जो प्रोटीन है, तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री में जब हम निकालते हैं तो ये अलग अलग वैल्यू जो शो की जा रही है, थोड़ा सा फर्क है किससे? ऊपर वाली वैल्यू से, क्योंकि जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर है थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें आइडियली काम नहीं करती हैं, अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। लेकिन बॉम्ब कैलोरीमेट्री में क्या है? जो फूड है उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है, कम्प्लीटली उसको कंबस्शन प्रोसेस में गुजारा जाता है, जिससे थोड़ी सी वैल्यू है वो ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडियल कंडीशन है, यहाँ पे रियल कंडीशन है, और रियल कंडीशन में बहुत सारे फैक्टर काम कर देते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू पूरी पूरी कभी नहीं आती, थोड़ी सी तो कम आएगी आएगी। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी 4.1 है, प्रोटीन की 5.65 है, थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, और जो फैट है उसकी भी 9 से कितनी है? 9.45 आ जाती है। तो ये ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यूज होती हैं, जिसके अंदर 1 ग्राम ऑफ फूड को जलाने से, कंबस्शन करने से कितनी एनर्जी निकलती है, किसके अंदर? बॉम्ब कैलोरीमेट्री के अंदर। उसके बाद है समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम जो एब्जॉर्प्शन है अलग अलग भाग में कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो उसकी समरी देखते हैं एक टेबल से। जैसे माउथ है, माउथ के अंदर वैसे तो डाइजेशन शुरू हो जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन वहाँ पे कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे ही वो म्यूकोसा जो लेयर होती है माउथ की जो सबसे पहले वाली लेयर होती है उसके टच में आती है, तो बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो माउथ के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। कहाँ पे? लोअर साइड ऑफ टंग, जो जीभ है, कुछ टेबलेट ऐसी होती हैं जो जीभ के नीचे रख दी जाती हैं, और वो वहीं से ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उनका जो काम है वो पेट में जाने से पहले ही, जैसे एक तो टेबलेट हमने खाई, वो पेट में गई, उसके बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुई, फिर वो ब्लड में पहुंची, फिर वहाँ जहाँ पे उसने काम करना है वहाँ पे पहुंचेगी। एक ये है कि जो माउथ के अंदर जो हमारी जो, जैसे ही टंग के नीचे उस टेबलेट को रखेंगे तो वो क्या है? सीधी टंग के जरिए ही ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी और वो एकदम से
किसी भी ऑर्गन के पास चली जाती हैं। तो टंग के अंदर क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, किसके अंदर, उनकी दीवारों के अंदर, लाइनिंग के अंदर, जिससे वो जो भी टेबलेट वगैरह ड्रग्स वगैरह हैं वो एकदम से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो माउथ में कुछ ड्रग्स ही एब्जॉर्ब की जाती हैं। स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। वाटर हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होता है, जबकि स्टमक के अंदर भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। कुछ सिंपल शुगर हैं उनको भी, जैसे ग्लूकोज वगैरह होती हैं, इनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अल्कोहल का भी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक के अंदर ही हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ पे जाएगा खाना, जो अलग अलग भागों में ब्लड लेके जाता है। तो ब्लड के अंदर जाने की प्रोसेस ही होती है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ज़्यादातर जो ऑब्जॉर्प्शन है, उनका अवशोषण है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर, यहीं पे आके ही जितना भी डाइजेशन, पाचन है, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने की प्रोसेस है, वो यहीं पे आके कंप्लीट होगी। And the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol and amino acid are absorbed through the mucosa। जो इंटरनल लेयर होती है बिल्कुल, उसके अंदर ब्लड स्ट्रीमिंग एंड लिम्फ वगैरह, जो लैक्टियल हमने देखा था, उन नेटवर्क टाइप में प्रेजेंट होती है, जो ब्लड स्ट्रीमिंग वगैरह, ब्लड वेसल्स, उनमें जो ये अलग अलग डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनको एकदम से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब करके, और जहाँ पे भी जरूरत है जिस भी सेल टिश्यू में, उनके पास इसको ब्लड के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन में, जब हमने देखा था जो ज़्यादातर पानी एब्जॉर्ब होता है, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। वैसे समरी हमने देख लिए। प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो ये वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, या फिर एलिमेंट्री कैनल के किसी भी भाग में हो सकता है, जो हमने पिछले उसमें टेबल में देखा है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, जो ब्लड वेसल्स और लिम्फ है उनके अंदर चला जाता है। कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो जो डिफ्यूजन है ब्लड के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका किसी भी प्रोसेस के द्वारा हो सकता है। पैसिव के अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती, जैसे डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। जबकि एक्टिव के अंदर क्या है, एनर्जी का अपटेक किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वही है जिसके अंदर कुछ प्रोटीन वगैरह हैं जो चैनल या फिर कैरियर का काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जो डाइजेस्टेड फूड है। टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमने टेबल में देख ही लिया है कि अलग अलग भाग में जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग चीज़ों का होता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, एब्जॉर्ब स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन। तो एब्जॉर्प्शन जो सिंपल डिफ्यूजन से, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ें मूव करती हैं, तो वो जो डिफ्यूजन है वो किसका देखने को मिलता है, खासकर ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने ऊपर चार्ज लिए होते हैं। तो उनको, जो ल्यूमन होता है अलग एलिमेंट्री कैनाल का, ल्यूमन मतलब इंटरनल जो ट्यूब होती है, उसमें से ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है एक साइड मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी साइड मात्रा कम होनी चाहिए। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाता है, जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है, उनको कुछ स्पेशल टाइप के कैरियर प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपने आप पास नहीं हो सकते, इनको पास करने के लिए स्पेशल टाइप के इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो इनको मूव करवाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी उसके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने डिस्कस की थी उसमें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट वगैरह देखा था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट देखा था जो चैप्टर, उसके अंदर पढ़ा था इसके बारे में, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर है मूव करता है, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा है उसमें तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या रहेगा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन चीजें मूव करेंगी और इसकी वजह से वहां पे एनर्जी की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। जैसे अमाइनो एसिड है, मोनोसैकेराइड हैं, जैसे कि ग्लूकोज हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम है, वो ज्यादातर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा
ही ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ये बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि जैसे तेल है, तेल पानी में नहीं घुलता है। और जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो मैक्सिमम प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में क्या होता है, ज़्यादातर वाटर होता है। तो इस वाटर के होने की वजह से जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं वो वाटर के जिसमें ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती हैं उसके अंदर फैट के जो फैटी एसिड वगैरह होते हैं, इनके मॉलिक्यूल को एक लेयर के द्वारा कवर कर लिया जाता है, मिसल बना लिए जाते हैं। जैसे मिसल्स क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में हम देखते हैं कि एक साइड में उनके हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक साइड में हाइड्रोफोबिक टेल होती है। जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो तो इन ड्रॉपलेट्स के साथ चिपक जाती है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो अब क्या कर सकता है, वाटर में आसानी से चिपक सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो वाटर के साथ इसको चिपकाने का काम क्या करते हैं, ये मिसेल्स करते हैं। री फॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, और इनको दोबारा फिर क्या किया जाता है, प्रोटीन की लेयर से कवर कर दिया जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, काइलो माइक्रोन बोलते हैं। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स लैक्टिल्स, लैक्टिल्स क्या थी, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर थी किसके अंदर, विलाई के अंदर। विलाई क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं, जो स्टमक के अंदर, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो उसमें इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किस फॉर्म में, काइलो माइक्रोन की फॉर्म में। तो पूछ लिया जाता है कि जो फैटी एसिड है उनको किस फॉर्म में, मिसल्स की फॉर्म में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रखा जाता है, और जबकि जो लिम्फ है, लिम्फ वेसल के अंदर उसको काइलो माइक्रिन की फॉर्म में बदल दिया जाता है। विच अल्टीमेटली रिलीज्ड एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और लिम्फ क्या करते हैं फिर, ब्लड स्ट्रीम में जो भी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। मतलब लिम्फ है वो टिश्यू सेल, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं उसको, सेल के बीच में रहता है, और जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है वो बाद में ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है, जो कि अलग अलग वीन वीन या फिर एरिटरीज होती हैं उनके अंदर। उसके बाद हम जो एक इंटरनल व्यू देख सकते हैं किसका, जो ल्यूमन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला पोर्शन। तो इसमें छोटे छोटे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं, अलग अलग प्रकार की विलाई हैं, माइक्रो विलाई हैं। और जो ये ग्रीन कलर का पोर्शन है ये अलग अलग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फूड मटेरियल भी हो सकते हैं। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, ई कोलाई टाइप के बैक्टीरिया। और उसके बाद जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो विलाई होती हैं, विलाई के अंदर जो लैक्टियल होते हैं, ये लैक्टियल क्या होते हैं, जिसके अंदर जो लिम्फ वगैरह होते हैं वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी खाना वगैरह होता है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये माइक्रोविलाई का और ज़्यादा डिटेल्ड व्यू है, जिसके अंदर अलग अलग लेयर हमने डिस्कस की थी। जो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे पहले बाहर वाली लेयर होती है सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस लेयर होती है, उसके बाद सब म्यूकोसा होती है, और अंदर वाली साइड में म्यूकोसा। और म्यूकोसा की ही जो अलग अलग मॉडिफिकेशन होती है वही मॉडिफिकेशन विलाई होती है, और विलाई के अंदर क्या है, नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि खाना वगैरह एब्जॉर्ब करने में उसको मदद करता है। उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो इन्फ्लेमेशन मतलब जलन सी रहती है आंतों में। आंतों में जलन किस चीज़ की वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाता है तो वो वहाँ पे बीमारी फैलाता है, या कुछ पैरासाइट वगैरह होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जब चले जाते हैं, जैसे टेप वोम होता है, राउंड वोम होते हैं, थ्रेड वोम होते हैं, हुक वोम, पिन वोम। तो ये क्या है, कीड़े होते हैं पेट के अंदर, जो अलग अलग टाइप के कीड़े पाए जाते हैं, उनकी वजह से पेट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जलन सी रहती है। उसके बाद है जोंडिस। जोंडिस क्या होता है, इसमें लीवर इफेक्टेड होता है, पीड़िया बोलते हैं इसको। स्किन एंड आई टर्न येलो, इसमें जो स्किन है और जो आंखें हैं वो क्या हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं। किसकी वजह से, जो बाइल पिगमेंट है येलो कलर के होते हैं, वो इकट्ठे होते रहते हैं शरीर में, वो रिमूव नहीं हो पाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के द्वारा। तो इसमें जो इस बीमारी को मेनली पीलिया बोला जाता है, और ये अलग अलग टाइप की होती हैं, काला पीलिया भी है। वैसे ज़्यादातर जो पीलिया ही ज़्यादा जो डिजीज है वो देखी जाती है। उसके बाद है वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है, उल्टी वगैरह लगती हैं। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ एंड कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर इन मेडुला। मेडुला ओब्लोगंटा क्या होता है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो कि ज़्यादातर इनवॉलेंट्री एक्शन करवाता है। और जब हम कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो ज़्यादा स्टमक के अंदर जो ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, एसिडिक कंडीशन हो जाती है, और एसिडिक कंडीशन की वजह से खाने को फिर आगे नहीं भेजा जाता, उसको फिर क्या किया जाता है, इजेक्शन रिफ्लेक्स आती हैं उसमें। मतलब जो हमारा
एक मिक्सचर होता है ओसोफेजियल और कार्डियक मिक्सचर होता है जो स्टमक के साथ जो ओसोफेगस जाके कनेक्ट होती है, तो उस मिक्सचर ओपन हो जाता है और जिसकी वजह से जो खाना है उसको प्रेशर से बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है और माउथ के जरिए वो बाहर आता है। और जिस टाइम वो वोमिटिंग होती है उस टाइम पे पता है जो स्टमक के अंदर है जो ज़्यादातर एसिडिक कंडीशन पाई जाएगी, तो हमारी जो टूथ वगैरह होते हैं इसकी एनामल लेयर को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा है वो सिक्रेट की जाती है ताकि जो एसिड है वो दांतों को ना खराब कर पाए। और ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वोमिटिंग, जब उबक वगैरह जिसको बोलते हैं उल्टी लगने की, जो एक उल्टी लगने से पहले जो एक कंडीशन बनती है उसको नोजिया बोला जाता है। डी डेहोरिया क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज विच रिड्यूसेज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो इसमें क्या होता है कि जो फीकल मैटर है वो लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर लिक्विड ज़्यादा मूवमेंट रहता है। बाउल मूवमेंट का मतलब है पेट के अंदर जो तो मूवमेंट वगैरह है वो अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो ग्लूकोज वगैरह है वो भी दी जाती है पेशेंट को ताकि जो उसको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। तो उसको लूज मोशन वगैरह भी बोलते हैं, डायरिया को, पेचिस वगैरह भी होता है। और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? वाटर का कंटेंट कम हो जाता है फेसिज में से, एक्सक्रीटा में से। तो फेसिज आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन, कोलोन के अंदर जितने लंबे टाइम तक फेसिज हैं वो रहते हैं, वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, जो बाउल मूवमेंट क्या करती है, जो फेसिज को रिमूव आउटसाइड द बॉडी, मतलब बाहर निकालने में मदद करती हैं, तो बाउल मूवमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पाती हैं जिसकी वजह से कब्ज वगैरह की बीमारी होती है। इन डाइजेशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो इसमें क्या है, खाना ठीक ढंग से पचता नहीं है शरीर में, जिसकी वजह से जो ऐसा लगता है कि फुलनेस है। फुलनेस मतलब खाना भूख वगैरह नहीं लगती इसके अंदर। काज इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एनेक्सिटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड। तो किस चीज़ की वजह से हो सकता है ये इंडाइजेशन, मतलब अपच बोलते हैं इसको, जिसमें खाना सही ढंग से नहीं पचता। तो इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन मतलब हो सकता है हमारे पेट के अंदर एंजाइम ढंग से नहीं सिक्रेट हो रहे हो। एनेक्सिटी का मतलब बेचैनी वगैरह हो, टेंशन वगैरह हो। फूड पॉइजनिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जो कि खराब थी, फूड पॉइजनिंग उसको बोलते हैं, खराब चीज़ को खाना या कॉन्टामिनेटेड फूड को खा लेना। ओवर ईटिंग मतलब ज़्यादा खा लेना। और स्पाइसी फूड मतलब यदि मसालेदार खाने खा लेते हैं तो उससे भी अपच की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको PEM बोलते हैं। प्रोटीन या फिर एनर्जी के कम होने की वजह से कुपोषण भी बीमारी है, वो डाइजेशन से रिलेटेड ही होती है। वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो जो महाद्वीप हैं इनके अलग अलग रीजन में जो कुछ अंडर डेवलप्ड का मतलब है अविकसित देशों में बहुत ज़्यादा बीमारी ये पाई जाती हैं। और महाद्वीप कौन से हैं? दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वो, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और वेस्ट पश्चिम और सेंट्रल जो मध्य अफ्रीका है वहाँ पे ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती हैं। इफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्रोट ड्यूरिंग ड्रोट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। तो ये अलग अलग कंडीशन हो जाती हैं जब किसी देश में सूखा पड़ जाता है, या फिर फेमाइन का मतलब अकाल पड़ जाता है। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब है जब राजनीति में उठापटक वगैरह हो जाती है, उस केस में जो जनता वगैरह है उसको ठीक ढंग से खाना है वगैरह ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता। जैसे बांग्लादेश के टाइम पे जब लिबरेशन वार चल रहा था, पाकिस्तान से उसको लिबरेट करवाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, तो उस केस में ये मेल न्यूट्रिशन वहाँ पे देखा गया। इथोपिया के अंदर भी जब सूखा पड़ा, कब? मिड 18th के अंदर, 18वीं सदी है जो, उनके जो मध्य में 1755-50 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जब वहाँ पे सूखा पड़ा तो वहाँ पे भी ये मेल न्यूट्रिशन की बीमारी है वो वहाँ पे पाई गई। सबसे पहले हम देखेंगे मरासमस जो डिजीज होती है, इसके सिम्टम हम इस बच्चे में देख सकते हैं किस चीज़ की वजह से होता है, कि इसके अंदर जो डेफिशिएंसी कमी पाई जाती है किसकी? प्रोटीन की या फिर कैलोरीज, एनर्जी की। एनर्जी और प्रोटीन दोनों की वजह से ये बीमारी होती है। और ये ज़्यादातर जो नवजात बच्चे होते हैं जो जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है उनमें ज़्यादा पाया जाता है, जिनके अंदर जो मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड। तो जिसमें जो माता का दूध है, जैसे बोला जाता है भी 6 महीने तक माता का दूध कंपलसरी होता है, और यदि उस दूध को पहले ही हटा दिया जाता है बच्चे के नरिशमेंट में से
और उसको दूसरा खाना दिया जाता है तो उसको ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कब ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, जब मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, जिसमें जो माता है वो दूसरी प्रेगनेंसी में चली जाती हैं। और कब, जबकि जो पहले वाला बच्चा है, ओल्डर इन्फेंट है, स्टिल टू यंग, जो बहुत ही छोटा है, उसको जो जैसे प्रेगनेंसी में चली जाएंगी तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है, ओल्डर इन्फेंट, वो उस दूध से वंचित रह जाता है और उसको बीमारी है वो होती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती, और जो रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू है, मतलब जो उत्तक हैं, जो नए नए जो उत्तक बनने चाहिए वो नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम एमेसिएशन का मतलब है बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, दुबला पतला हो जाता है बच्चा। और थीनिंग का मतलब है जो लिम्स वगैरह हैं, हाथ पैर वगैरह बहुत ही पतले हो जाते हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी, यहाँ इसके चर्बी वगैरह नहीं मिलेगी, प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेगा। स्किन बिकम ड्राई थिन एंड रिंकल्ड, जो त्वचा है वो सूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, पतली हो जाती है, और रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाता है और जो बॉडी वेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, तो इससे क्या होगा, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, दिमाग का भी जो ठीक ढंग से वृद्धि नहीं हो पाएगी, उसका विकास भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से मेंटल जो फैकल्टीज हैं, जो अलग अलग दिमाग के अंदर जो अलग अलग भाग हैं वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स है वो देखी जाएंगी। उसके बाद है क्वाशियोरकर, तो ये भी एक डिजीज है जो कि किसकी वजह से, जब प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होती है, कैलोरी उस बच्चे को भरपूर मिलती है जिसके अंदर ये डिजीज होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, वास्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, तो इसके अंदर जो लिम्स हैं वो पतले होने शुरू हो जाते हैं, और वेस्टिंग है, ये वेस्टिंग का मतलब है जो मसल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप नहीं हो पाती हैं, और उसकी वजह से जो बच्चा है उसका अंदर जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। और ये क्या होता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ वेस्टिंग ऑफ मसल टिश्यू, तो इसमें जो मसल्स का जो टिश्यू वगैरह होता है वो साइज उसका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रह जाता है, ठीक ढंग से वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, तो इसकी वजह से जो ब्रेन का विकास है, उसकी जो वृद्धि है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती। फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर स्किन, फैट है वो तो स्किन के नीचे पड़ी रहती है, लेकिन प्रोटीन की कमी रहती है। एक्सटेंसिव ओडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, ओडीमा क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारे हाथ पैर वगैरह होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जिसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड वगैरह है वो इकट्ठा होता रहता है। तो हम पिक से देख सकते हैं, यहाँ पे थीनिंग वगैरह तो नहीं है बॉडी की, जो लिम्स वगैरह हैं तो थोड़े बहुत ही थीनिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन इस बच्चे में प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से फैट वगैरह तो अच्छी खासी है इसके पास, लेकिन इसके हाथ पैर फूले हुए हैं, देख सकते हैं इनके हाथ पैर में सोजिश रहती है, वो किस चीज़ की वजह से, ओडीमा डिजीज की वजह से। तो ये क्वाशियोरकर का एग्जाम्पल है।